सभी जी। बहनों और भाइयों को संगम नमामि जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि संघ का आदेश हुआ है, समन संघ का, कि मुझे आज का मुख्य कंसेप्ट देना है, तो मैं संघ की इस आदेश के लिए हाजिर हूँ। मैं आज के कंसेप्ट में अब अभी हमारे देश के क्या हालात है और इसके भविष्य में क्या परिणाम होने वाले हैं, और उसके लिए हमारे समन संघ की भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारी अवधारणा से कितना रिलेट करता है आज का माहौल, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। बाबा साहब का एक कथन है, आप सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जिस कौम को अपना इतिहास पता नहीं, उस कौम को अपना इतिहास नहीं बनाते आता। Those who do not have their history, they are not aware of it, they are condemned to repeat it। वो अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। और समन संघ ऐसा संघ है कि जो अपना समन संघ का इतिहास जानना चाहता है, जान रहा है, और जानते जानते अपने आप में दुरुस्त भी हो रहा है। और भविष्य में वो ये भी कोशिश कर रहा है कि ऐसी कौन सी चीज जो है जो समन संघ ने अपनानी है, और कौन सी चीज जो है जो हमको डिलीट करनी है, उसको छोड़ देना है। तो आज के समन संघ के उपलक्ष्य में, जैसे भारत के हालात के बारे में अगर वर्तमान में देखते हैं, कि एक हमारा ईस्ट का एक स्टेट है मणिपुर, वो उसके हालात अभी ठीक नहीं है। तो ये हालात ठीक नहीं, इसका इसका कारण क्या है और इसका संबंध संघ से क्या रिलेशन है। तो पहले हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में अगर हम देखेंगे कि एक इतिहास में क्या परिस्थिति थी, और कुछ 40-50 साल पहले क्या कुछ शुरू हुआ था, जिसका कि परिणाम आज के मणिपुर को भुगतना पड़ रहा है। और अगर आज हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे, इकट्ठा नहीं रहेंगे, तो हो सकता है सारे देश भर में भी ऐसी हालात हो सकती है। यही इसका एनालिसिस है। इसलिए समन संघ को, सभी लोगों को इस बात पर गौर से सोचना चाहिए, और इस सोचने के लिए हमको इकट्ठा आना चाहिए। तो बात क्या है, जैसे हम देखते हैं कि मैतेई और कुकी जो दो प्रजातियां जातियां है, खासकर एक ओबीसी में पड़ती है, तो दूसरी वाली जो है वो आदिवासी ट्राइब है। तो यहाँ का इतिहास क्या है। अगर हम हमारे महान समन संगी तथागत बुद्ध के जमाने में अगर जाते हैं, तो हमने देखा कि तथागत बुद्ध की जो सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन जो हुई थी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, उसके 200 साल बाद सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के धम्म के आधारित, या तथागत बुद्ध के विचारों पर आधारित एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्ले की थी, राजकीय या राजनीतिक क्रांति स्टैब्लिश की थी, जिसके बल पे आज का जो एशिया है, उस एशिया का 2/3 एशिया सम्राट अशोक के राज्य में स्थापित हो चुका था। तो ये बात संभावित हो कैसी गई थी, तो इसके लिए उन्होंने कौन से ऐसे पैतरे अपनाए थे, क्या ऐसी सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट की थी, तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। जैसे हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक 3-4 प्रकार की आदिवासी टाइप है। नागा है, कुकीज है, और ओबीसी में भी कुछ आते हैं लोग। अगर हम बुद्ध के जमाने में जाते हैं, तो हम ये पाएंगे, माफ करना मेरा थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं धीरे से बात करूंगा। तो बुद्ध के जमाने की बात अगर हम करते हैं, तो बुद्ध की गाथा है एक, लंका जम्बूदीपे तिदस पुरवरे नागलोके चथुपे सब्बे बुद्धस्स बिंबे सकल दस दिशे केसलोमादि धातु। ऐसे हम वंदना जो है ना त्रिचरण पंचशील की, उस वंदना में हम बार बार इसको दोहराते हैं। इसका मतलब यह है कि बुद्ध के जमाने में जो भी ट्राइब के लोग हुआ करते थे, उस वक्त के जो हमारे मूल निवासी लोग या हमारे पूर्वज है, उनको एब ओरिजिन कहा जाता है हिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो बुद्ध ने कालाम सूत्र दिया था, आप सभी लोग जानते हैं। बुद्ध कालामों को कहते हैं कि ये कालामों, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसीलिए सच मत कहने, सच मत समझना। ये आप अपनी बुद्धि की कसौटी पर देखना परखना, यही पश्य को उपनाई को, मतलब आपने देखना, अनुभव करना, और अगर वो सही है तो ही उसको जान लेना। उस जमाने में जो कालाम लोग थे, वही कालाम लोग
बाद में अगर भारत को देखा जाए, जम्बूद्वीप को, तो काले हम लोग सारे भारतवर्ष में फैले हुए थे। उसकी ही प्रजातियां जो अलग अलग बनी, उसमें से ट्राइबल्स बने, और आज के जो शेड्यूल कास्ट है वो भी लोग बने हैं। क्योंकि सम्राट अशोक के जमाने में लगभग बर्मा से थाईलैंड तक हमारी बाउंड्री थी, और उधर ईरान इराक तक बाउंड्री थी हमारी, और ऊपर में खोरान खोतान, जो मंगोलिया है, पूरा नेपाल है, और सारा भारत। तो इतनी सारी बाउंड्रीज थी, तो ऐसे में बुद्ध ने सबको कैसे जोड़ा था? बुद्ध के बाद सम्राट अशोक कैसे जोड़ पाए थे इन लोगों को? तो बुद्ध ने जो कहा था कि जो सत्य है उसको स्वीकार करना है, वैसे स्वीकार नहीं करना, उसको टेस्ट करना है। बाद में अगर वो बहुजनों के हित का है, ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों के अगर हित की बात है, तो ही उसे अपना लेना। आज ऐसा हो गया कि करीब करीब 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ से बुद्ध धर्म भारत से लगभग खत्म हो चुका था। वो कुछ जो बर्मा के बाउंड्री तक है वहां, उसके बाद था, और उसको मणिपुर की बाउंड्री उसको लगे हुई है। तो बात हुई कैसी? ये आज दो जातियां एक दूसरे के बीच में क्यों झगड़ रही है, क्यों एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए उतारू है, क्यों इतना द्वेष करती है? तो इसका इतिहास है, इसके वर्तमान में दो या तीन कारण है। एक कारण है कल्चरल। वो कल्चरल कारण ये है कि 1980 से लेकर एक जो संघ है, जो अपना नाम लिया है उसने, और उसने अपनी विचारधारा को नॉर्थ ईस्ट में फैलाने के लिए अपने संगठन को वहां पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने ट्राइबल लोगों को, जो अंग्रेजों के जमाने में कुछ ट्राइबल लोग, 70-80% ट्राइबल लोग जो थे, वो लोग ट्राइब क्रिश्चियन बन गए थे। उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म, ये दो कल्चर का झगड़ा कैसे हो, इसकी शिक्षा देना आरंभ कर दिया 1980 से। तो वहां वहां पर उनके केडर लगते थे। 2004 के इलेक्शन में हमारे एक साथी आसाम में और मणिपुर में गए थे ऑब्जर्वर करके इलेक्शन में, लोकसभा के। उन्होंने ये पाया कि वहां पर झुग्गी झोपड़ियों तक, गली गली तक, वहां पर धर्म के नाम पर सांस्कृतिक कल्चरल जो थेरी थी, वो थेरी को बताया जा रहा था। वहां पर उसको हम कहेंगे कि कल्चरल राष्ट्रवाद, जो कि आतंकवाद का एक स्वरूप होता है, उसके बारे में बताया जा रहा था। और आपने देखा होगा कि ओडिशा में एक 2002 के करीब ग्राहम स्टेन नाम के एक पादरी की हत्या भी हो चुकी थी। उस वक्त ये कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसको हम काउंटर रेवोल्यूशन कहते हैं बाबा साहब, वो चरम सीमा पर आई थी, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ अपना कल्चरल आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसे में ओबीसी की जो मैतेई कास्ट है, उस मैतेई कास्ट में अपने जो राष्ट्रवाद, उसको कहेंगे कि टेरिफिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश की। उसका परिणाम ही हुआ कि दो जातियां एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती थी। और उसका एक पार्ट ऐसा हुआ कि पिछले 7-8 महीने पहले हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आदिवासियों की, ट्राइबल की कोई भी जमीन जायदाद या स्टेट और खरीद नहीं सकता, या उसको उसको अपने कब्जे में भी नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक आदिवासी बहुमत से अपने ग्राम पंचायत से या अपने हिसाब से उसको मंजूरी ना दे, और कलेक्टर की परमिशन जब तक नहीं मिलती है, तब तक उसको जमीन को खरीदा नहीं जा सकता। बात ऐसी हुई कि उस जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग, जो कुकी लोग हैं, वो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है। और जो तराई के क्षेत्र में रहते हैं, लैंड नीचे वाले, इसमें वो मैतेई लोग रहते हैं। वो जजमेंट कोर्ट का जैसे आया, वैसे पहले ही राष्ट्रवाद, जो आत्यंतिक राष्ट्रवाद का पहले ही सिखाव, टीचिंग दिया गया था, उसका परिणाम हो गया कि दो जातियां एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा दी गई। और वो इतना द्वेष भरा गया उसमें
कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार हुए। हम सब जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ। एक रीजन है। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है पूरा, शेड्यूल 5 का। और आर्टिकल 341 42 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ट्राइबल के लिए लिखा है। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए है, 341 एससी के लिए है और 342 एसटी के लिए। ये आर्टिकल अगर हम देखते हैं दो, और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 में भी वो प्रोविजन है। अगर आदिवासी के खिलाफ जबरदस्ती करके अगर की जाती है तो वो एट्रोसिटी का वायलेशन भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वायलेशन किए गए और उसको कानूनन तरीका बताया गया कि कोर्ट का आदेश है। हालांकि उसने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया, लेकिन लोगों को हिंसा करने के लिए यही एक मुद्दा काफी था। तो कल्चरल बात ऐसी हुई, इसके वजह से वो लोग एक दूसरे के ऊपर उतारू हो गए मारने के लिए। दूसरा एक रीजन था कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ करके एक टारगेट दिया है 2030 तक। जितनी भी डेमोक्रेसी है दुनिया में, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जो इक्वालिटी के लिए, जो निचला समाज है, वंचित समाज है, हमारे भारत का कहेंगे एससी और एसटी का, खासकर कुछ ओबीसी का, इन लोगों को इक्वालिटी के लेवल पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी के लिए उनको प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे टारगेट्स दिए हैं यूनाइटेड नेशन ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ टारगेट्स। तो उसके हिसाब से एससी और एसटी को और कुछ ओबीसी की जातियों को बजटरी प्रोविजन करना अनिवार्य हो गया था। ऐसे में कुछ ट्राइबल जातियां जो अवेयर थी, जो जागरूक हो चुकी थी, उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि हमारी जो जमीनें हैं उसको इरिगेशन करने के लिए, उसके लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए सुविधा दी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म की वजह से, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो इसका विरोध होता गया और इसमें से लड़ाया गया दो चीजों को। दूसरा एक कारण ये ढूंढा गया कि आजकल सारी दुनिया में जितने भी दुनिया के करीब करीब 6-7 बड़े राष्ट्र हैं, नंबर 1 से नंबर 6 वाले राष्ट्र, यहाँ पर आत्यंतिक राष्ट्रवाद के ऊपर काम चल रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मनी हो, कोरिया हो या इंडिया हो, ऐसे देशों में बहुत सारा इकोनॉमिक लोग सारे राष्ट्र की संपत्ति हथियाना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सोची समझी चाल है। तो इसीलिए वो जो भी फर्टाइल जमीन है, वो जमीन तो अपने हाथ में लेना ही चाहते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं या बहुत बहुत कीमती मिनरल्स जो भी होते हैं या खनिज पदार्थ होते हैं, उसको एक्सकेवेशन करके वो माइन से उसका व्यापार करके वो अपने आप को बहुत ज्यादा रईस या श्रीमंत बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए उनका उनका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो अगर ज्योग्राफिकल सिचुएशन अगर हम देखते हैं, तो राजस्थान से अरवली पर्वत से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, उनके इलाके में जितने खनिज पदार्थ है 78% मिनरल्स इसी भाग में है, जो कि 70 से 80% लोग आदिवासी लोग वहां पर रहते हैं। तो ये आदिवासियों की तरफ की अगर जमीन हमें खरीदनी है या कब्जा करना है, वो जमीन अगर हमारे हिस्से में ले आनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 5 आड़े आ रहा है और फंडामेंटल राइट्स आड़े आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी आड़े आ रहा है और यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का प्रोविजन भी आड़े आ रहा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? तो ये इकोनॉमिक हेतु साध्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कुछ 4-5 लोगों को ये सारी जमीन आवंटित करके वहां पर माइन से पूरे मिनरल्स निकाल कर उसका प्रोसेसिंग करके दुनिया में वो रईस होना चाहते हैं। ये दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है कि पॉलिटिकल रीजन है कि किसी एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ अगर भिड़ा दिया जाए, तो जो संख्या में बड़ी जाति है, उस जाति का वोट जो है हमारे तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ये 3 कारण है, इसकी वजह से वहां पर ये सारा आंदोलन चल रहा हो सकता है मेरे कहने में कुछ कमियां भी हो, कुछ साथी मुझसे भी ज्यादा स्टडीड हो, तो बाद में चर्चा में या क्वेश्चन आंसर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैंने जो पढ़ा इस हिसाब से मैं बताता हूँ।
इसका समन संघ से क्या संबंध है, ये भी जरूरी है। तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं जो नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। आज मणिपुर जल रहा है, हो सकता है आसाम भी आएगा, कल मणिपुर आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा, ये सारे नागालैंड आएगा, ये सारे जो है। लेकिन ये इतिहास में क्या थे? तो जैसे कि बुद्ध के काल में कहा, कालाम सूत्र में कहा है, और मैंने वो भी कहा है, नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्स बिंबे सकल दस दिशे केसलो मादिदा। तो इसका मतलब है कि ये जो नागा लोग हैं, नाग लोगों ने ही तथागत बुद्ध का धम्म सारे भारतवर्ष में फैलाया था। तो नागा ट्राइब भी उधर है, लेकिन वो इतिहास भूल गई। इसीलिए मैंने बाबा साहब का विधान पहले ही आपको बताया कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो लोग अपना इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। तो समन संघ का एक काम ये रहेगा कि इतिहास में जाकर हम खोज करें कि ये लोग कौन थे। तो ये लोग करीब करीब 1500 साल तक बुद्धिस्ट थे। इनका कल्चर बुद्धिस्ट कल्चर था। बुद्धिस्ट कल्चर जो कि संबंध संघ का कल्चर है, वो एक दूसरे के ऊपर हिंसा करने को कभी उतारू नहीं हो सकता। ये सीख ही नहीं है हमारी। हम तो एक दूसरे को गले लगाने की बात करते हैं। जैसे कि तथागत बुद्ध के कालाम सूत्र में कहा है, वैसे ही करने मेत्त सूत्र है। करने मेत्त सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि करने मेत्त कुशलेनं यंतं संतं पदं अभिसमेंच सक्को उजूच सूजूच स्वचोच जस्स मुदु अनतिमानी। इसका मतलब है कि जो लोग समता में बिलीव करते हैं, ऐसे लोग वो हमेशा शांति के लिए संघर्ष करते हैं, शांति की इच्छा रखते हैं, वो कल्याण, दूसरों का कल्याण रखने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं, और वो लोग योग्य तरीके से जीवन जीते हैं, और वो अत्यंत सरल और निर्मल लोग होते हैं, और उनकी वाणी भी मधुर और सुंदर होती है, और वो निराभिमानी होते हैं, वो अहंकारी नहीं होते। तो ये लोग अचानक कैसे क्या एक दूसरे का इतना हेट कर रहे हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में महिलाओं को इक्वालिटी का राइट है, ये जानते हुए भी महिलाओं की वो बेइज्जती कर रहे, खुलेआम कर रहे, इंटेंशनली कर रहे। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अपना कल्चर भूला। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास निर्माण नहीं कर सकते। समन संघ को ये पहली सीख लेनी है हमको, कि हम ऐसा डायरेक्ट विरोध तो नहीं करते, क्योंकि समन तो खुले आकर रास्ते पे नहीं आ सकता, लेकिन हम लोगों को जोड़कर बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। कल्चरल रीजन है कि आप इकट्ठा नहीं थे, इकट्ठा नहीं हो, और होते भी तो भी आपको आज एक दूसरे से विभाजित कर दिया गया। वरना जो कुकी जो ट्राइबल में आते हैं और ओबीसी में मैथे आते हैं, एक दूसरे के भाई है। जन्मजात संबंध से एक दूसरे को कैसे मारने पर उतारू हुआ है? इसका मतलब अपने आप को पहचानने की आदत हमको नहीं है, जैसा कि करने मित्त सुक्त में तथागत बुद्ध ने कहा। बुद्ध आगे जाकर करते कहते हैं कि समन संघ के लोगों का क्या काम होगा, इन लोगों को एक दूसरे के प्रति जोड़ने का। एक दूसरे के बीच में जो अंतर, जो द्वेष बड़ा है, क्रोध बड़ा है, एक दूसरे के ऊपर मारने के उतारों की जुनून आ चुका है, इसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि संतु सकोच सुबरोच अप किच्चोच सल्लह कुवत्ती संतिन दियोच निकपोच अप गब्बो कुलेसु अनुनिगिद्धो। तो इसके लिए आपको उस आदमी को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कल्चर क्या है, और वो आपने जाना पड़ेगा संतुष्ट भाव से। वो हो सकता है आपको गाली भी देगा, बोलेगा कि तुम कौन आए हो हमको इतिहास बताने वाले, हम तो ट्राइबल है, हमारा तो बहुत बड़ा इतिहास है। हाँ, ये जरूरी है कि बुद्ध से पहले भी वो लोग जो है एबोरिजिन लोग जो थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, या एबोरिजिन यानी सबसे पैदा हो चुके लोग, खेती करने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो बुद्ध उसी की पैदाइश थी। क्योंकि बुद्ध से पहले संघ था, समन संघ था। समन संघ भले ही स्कैटर्ड हो, टोली टोलियों में बटा हुआ हो, लेकिन समन संघ की शिक्षा ऐसी हुआ करती थी, एक टोली दूसरे टोली के ऊपर आक्रमण नहीं करती थी। जब बाहर के लोग आए तो उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और एक टोली को दूसरे टोली के खिलाफ लड़ाना शुरू कर दिया, और इसका बेनिफिट उन्होंने किया। और देखते देखते 11वीं शताब्दी तक बुद्ध धम्म जो समता के ऊपर आधारित था, इस देश का कल्चर इक्वालिटी को मानता था, समता को और सॉलिडेरिटी को मानता था, एकता में रहने की कोशिश करता था, उसको तोड़ दिया गया। बाद में हमने गलती की, क्योंकि जैसे कि बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धम्म का विनाश कैसे हुआ, 3-4 कारण है।
उसमें से एक मुख्य कारण ये था कि इन लोगों के हाथ की शिक्षा को निकाल दिया गया था, टीचिंग, हमारी विद्या को खत्म कर दिया। क्योंकि पेन आपके हाथ से अगर निकाल दो तो आज भी आपकी अगली जनरेशन को आप स्कूलों में नहीं पढ़ाओगे तो आप गंवार हो जाओगे। आप एक दूसरे को किसी के कहने पर मारने के लिए उतारू हो जाओगे, शस्त्र लोगे हाथ में। इसका मतलब है कि शिक्षा चली गई और बुद्ध का सारा धम्म टीचिंग के ऊपर, शिक्षा के ऊपर आधारित था। हम देखते हैं सम्राट अशोक के जमाने में 18 यूनिवर्सिटियां थी और हम लोग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर थे, व्यापारी थे, हम लोग इधर उधर प्रोफेसर, फिलोसोफर थे, हम व्यापार करते थे, खेती करते थे और हम एग्रो प्रोसेसिंग भी करते थे। और हमारे यहाँ से भारत से इजिप्ट तक व्यापार होता था और व्यापार करते करते हम लोग, बुद्ध ने जो बताया उसी के आधार पर सम्राट अशोक ने महा जो धम्मा धम्मा महामते को अपॉइंट किया था। और वो लोग व्यापारी लोगों के साथ भिक्षु संघ भी जाया करता था और ऐसे में धम्म का काम फैलाने का काम भी होता था और व्यापार भी होता था। भारत का जीडीपी जो है दुनिया के जीडीपी का 32% था, ऐसा डॉक्टर अमर्त्य सेन नाम के नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट ने कहा। तो इसका मतलब है कि हमारा इतना इतिहास अच्छा होने के बावजूद बाबा साहब ने जो कहा है, इसका एक कारण बना कि हमारे हाथ से शिक्षा को निकाल दिया गया। आपको जैसे कि कहते हैं कि पेन इज माइटियर देन बुलेट, जो पेन होता है वो बंदूक की गोली से भी ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। बाबा साहब ने हमारे हाथ में लेखनी और पेन क्या दे दिया, तो हम लोग सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, हम लोग खुद भी दुरुस्त हो रहे हैं, दूसरों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। हम लोग लोगों की हिंसा पर उतारू नहीं होते। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, इनको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो चर्चाओं से भी हम लोगों को दुरुस्त करा सकते हैं। और जो लोग हिंसा से हमारे ऊपर उतारू होते हैं उनको भी हम यही बात कहते हैं, बार बार कहते हैं। वरना 500 भीमा कोरेगांव के लोगों ने 28,000 को गाजर मूली की तरह काटा था, ये हमारा इतिहास है। आज वही बात हो रही है कि हमको उचकाने की कोशिश हो रही है, हम कैसे हिंसा पर उतारू आएंगे। और उनके हाथ में तो लेस पूरे अभी ड्रोन तक के हथियार है। हो सकता है कि 2024 तक हम लोग इन बातों को नहीं समझेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे तो हमारी भी हालत नागालैंड जैसे होंगे। क्योंकि 2002 में एक लेबोरेटरी पश्चिम में थी, गुजरात में, वो पहले गोली किसी माइनॉरिटी को चलाई जाती थी, वो गोली अब गाली में, वो गाली दी जाती थी उनको गोली चलने के बाद, हमको गाली दी जाती थी, लेकिन गाली का रूपांतर गोली में हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैसा हो गया थॉट लाइन का और एक्शन का, इसका मतलब है कि उन्होंने 1980 से इस बात पर काम करना शुरू किया। हमारे तो अभी सिर्फ 2626 महीने हो गए, बस 2 साल हो गए हमारे, और हम लोग अभी एक दूसरे के साथ विचार साझा करने के बजाय दूसरी बातों में चर्चा करते रहते हैं। हम लोग अगर इतना ही सोचे अभी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम लोग 5 डिजिट में नहीं जाएंगे, कम से कम इस हमारे पोर्टल पर या ऑनलाइन 10,000 लोग जुड़ने जाएंगे, तब तक लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। अभी तो आप बच्चे के इसमें हो, 2 साल का बच्चा होता ही कितना है, तो छोटा सा हो तो उसको चलते भी नहीं आता, बात भी ठीक से नहीं करते आता, वो सोच भी नहीं सकता हो। हम लोग ऐसी स्थिति में अगर हम लोग आने वाले 1-2 साल में 10,000 तक की संख्या में चले जाएंगे, तो मेरे से लिख लेना, 10,000 अगर आप पोर्टल पे जुड़ोगे तो कम से कम 1 से 2 लाख आप लोग संगीति में जुड़ोगे, कभी संडे की संगीति में। इसका मतलब है हमारा समन संघ का वॉल्यूम, अगर डायरेक्ट वॉल्यूम अगर 10,000 प्लस का हो जाएगा और 1 लाख की संख्या में हम लोग अगर जो जनरल समन संघी हमारे होंगे जो कि जानेंगे सिर्फ, और 10,000 समन संघी आचरण वाले समन संघी होंगे, वो स्पोक होंगे, तो सारे लोग पॉलिटिकल लोग आपको पूछने को आएंगे कि हमको इस इलेक्शन में खड़ा रहने का हम सोच रहे, क्या आप हमको मदद करोगे? आपके दरवाजे पर आएंगे वो लोग। तो इसके लिए हमको एक कल्चरल जो क्या चल रहा है इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, ये समझते हुए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमिक रेगुलेशन से हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हमारे हाथ से निकाल दिया जा रहा है। क्योंकि जिस संविधान को हम अपना नेता मानते हैं, बाबा साहब ने संविधान और तथागत बुद्ध का धम्म हमको दिया है, ये अभी ओबीसी में और आदिवासी में बात नहीं फैली, वो मानने को तैयार ही नहीं है। हमको राजी करना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा इतिहास क्या क्या था, तुम इतिहास में हमारे भाई थे,
तो धीरे धीरे ये विचार जैसे एक दूसरे के साथ फैलता जाएगा, ये लोग समन संघ से जुड़ते जाएंगे, तो हमारी विचारधारा धीरे धीरे लंबित हो जाएगी। एक दूसरे के साथ सोचते सोचते हम लोग दूसरों का दुख दर्द भी बांटेंगे और उनको भी समझ में आएगा। जैसे 1989 की बात मैं बताता हूँ, जब मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन का आंदोलन आया, तो खासकर हमारे महाराष्ट्र की बात करते हैं कि करीब करीब 10-10 एक-एक लाख के 10,000 से लेकर 1 लाख के मोर्चे यहाँ के बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने, जो पुरानी महाराष्ट्र कम्युनिटी हुआ करती थी, उन्होंने 1-1 लाख के मोर्चे निकाले गए थे, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण देना था। हमको ये पता था कि आरक्षण का बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि 1950 के बाद हमने हमारे 2 जनरेशन में आरक्षण का या प्रतिनिधित्व का बेनिफिट हमने उठाया था और हमारी हालत दुरुस्त हो गई थी। चाहे हमारी इकोनॉमिक हालत दुरुस्त नहीं हो चुकी हो, लेकिन मानसिक तौर पर हम लोग सोचने वाला समाज बन रहे थे। और खासकर महाराष्ट्र की बात अगर करें, तो महाराष्ट्र में ऐसे फिलोसोफर बने कि जो बुद्धिस्ट लोग आर्टिकल लिखने लगे, साहित्य लिखने लगे, दलित साहित्य इतने उफान पर आ गया कि ये जो मेन स्ट्रीम का जो लिटरेचर है, उसको दलित साहित्य की दखल लेनी पड़ी और उन्होंने फिर उनके साहित्य सम्मेलनों में इन लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। और इन्होंने पूरी वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, निग्रो लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे है और हमारी जो विचारधारा है समता की कैसे है, इक्वालिटी की, बंधुत्व की कैसी है, ये बताना साहित्य में शुरू कर दिया। तो उन्होंने, निग्रो साहित्यकारों ने समझा कि भारत के जनरल साहित्यकारों से दलित साहित्यकारों के आत्मचरित्र, कादम्बरिया, प्रवास वर्णन और सारी फिलोसॉफिकल कमेंट्रीज और जो समीक्षाएं है बहुत ऊंची है, वर्ल्ड लेवल की है। इसका मतलब है सिर्फ 2 जनरेशन ने 40 साल तक सोचना शुरू कर दिया, तो उसको वर्ल्ड वाइड आइडेंटिटी मिल गई। समन संघ अगर यही बात गंभीरता से सोचता है, तो ये बात अभी 5 साल में कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी जमाना इतना बदल गया है कि आज अगर 4G की टेक्नोलॉजी है और 1 साल में 5G आ जाता है, तो हम लोग 10 गुना ज्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं। और 6G में तो हमको ये मोबाइल वगैरह, इसके लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हवा में सब सेंसर के ऊपर चलेगा। इतनी प्रोग्रेस कर पाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब है कि हम जाने कि हमको क्या करना। पहली ये बात है, बाबा साहब ने कहा कि विचारों को पकड़ना है, क्योंकि थॉट होते कैसे है। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने बुद्ध से क्या लिया, तो मैंने बुद्ध के धम्म से विचारों को लेना शुरू कर दिया। और देखते देखते मैं ये बुद्ध के इक्वालिटी के, फ्रैटर्निटी के, सोशल जस्टिस के और सॉलिडेरिटी के विचार, मैं जब अमेरिका में गया, कोलंबिया में मैं पढ़ता था, तो मेरे लेक्चर गुरु थे, प्रोफेसर जॉन ड्यूई थे, प्रोफेसर सेलिंगमैन थे, प्रोफेसर अलेक्जेंडर गोल्डनवाजर थे। ऐसे 4-5 प्रोफेसर के साथ मेरी जब चर्चा होती थी और मैं उनको काटता था। जैसे कास्ट इन इंडिया नाम की किताब बाबा साहब ने जो 9 में तो 1916 में जब पेश की थी, तो गोल्डन वाइजर उनके गाइड को भी बाबा साहब ने बताया था कि सर ये आपका जो एनालिसिस है गलत है, मेरा कास्ट का एनालिसिस मैं अपने कल्चर के हिसाब से रखता हूं। तो उन्होंने 1917 में अमेरिकन एंटीक्यूरी में जब कास्ट इन इंडिया पब्लिश हुई, तो उस वक्त कास्ट इन इंडिया को बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ जुलाई 1917 का अवार्ड मिला था। इसका मतलब है कि बाबा साहब बुद्ध की फिलॉसफी को वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ कंपेयर करके बुद्ध की फिलॉसफी ज्यादा मैच्योर है, ऐसा बता रहे थे। और उनके गुरु मानते भी थे, क्योंकि जब प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ये जो ग्रंथ लिखा जिसके ऊपर बाबा साहब को डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिली, तो प्रोफेसर कैनन वो अपने गाइड कहते हैं बाबा साहब के कि आई हैव लर्न लॉट फ्रॉम दिस माय स्टूडेंट। मैंने ये जो इसने जो रिसर्च किया है मेरे स्टूडेंट ने, भीमराव ने, इसको देखकर मैं ये जान गया हूं मैं कि मैंने मेरे स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखा है। इसका मतलब है बाबा साहब के जो इकोनॉमिक थॉट थे, इक्वालिटी के थॉट थे और पॉलिटिकल थॉट थे, उसकी बीजे तथागत बुद्ध के विचारों में थी और सम्राट अशोक के जम्बूद्वीप के प्रैक्टिकल अप्रोच पे थी। और ये कंपेरिजन बाबा साहब दुनिया के अपने गुरुओं के साथ करते थे। इसका मतलब है कि एक इंसान 30-40 साल तक अगर पढ़ाई करता है, ढंग से इस देश की कल्चर को पढ़ता है, इसके कंपैरेटिव स्टडी को पढ़ता है, इकोनॉमिक्स को पढ़ता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ता है और इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ता है, वो केवल 36 साल में 2000 साल की क्रांति को उथल पथल करके पूरा तोड़ मरोड़ के रखता है। और वो जो कल्चर उस इंसान, अकेले इंसान ने खड़ा किया है,
अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर लोगों को संगठित करने का संदेश देकर उसके विचारों को पिछले 72 साल से कोशिश करके भी उनके प्रयत्न सफल नहीं हो रहे। बैकफुट पे आना पड़ता है, संसद में जाके उनको निवेदन देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पर हुकुमशाही नहीं चलती है, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा है। और जो विपक्ष पहले सत्ता में था वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को उतनी वैल्यू नहीं देता था, SC ST को जो उतना वैल्यू नहीं देता था, आज वो भी लाइन में लगा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सिवा हमको कोई चारा नहीं। ऐसा बहुत सारे मीडिया वाले कहते हैं कि इस देश में एक ही ग्रंथ को बचाना है, वो ग्रंथ है संविधान। अगर संविधान बच गया तो सारे धर्मों के सारे ग्रंथ बच जाएंगे, अगर ये टूट गया तो सारे धर्म के सारे ग्रंथ टूटने की संभावना है। तो ये बात जो है बाबा साहब की विचारों की बात हमको समन संघ में लेनी है। इसके लिए हमको इकट्ठा आना है और एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जो भी छोटे मोटे हमारे बीच में के जो विवाद है उसको हमको भुलाना है, क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा कि अक्कोचिम अवजिम अजीनिम अहासिम एतस उपनयंती वेर तेसन संपत्ति। मुझे मारा, मुझे टोका, मुझे गलत कहा, मुझे गाली दी, मैं मुझसे लूट लिया, ऐसी बात जो करता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। लेकिन जो ऐसी बात नहीं करता उसके वैर नीचे डूब जाते हैं, डाइल्यूट होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो समन संघ की मुख्य विचारधारा, मुख्य अवधारणा इसी बात में है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बुद्ध ने कहा अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। एक दूसरे को समझ लेना विश्व का सबसे बेसिक काम है, जो कि समन संघ करना चाहता है। अब इससे होगा क्या? अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम कल्चरल रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार होंगे और देखते देखते हमारे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। सोशली अगर कल्चरली अगर हम इकट्ठा होने की बात करेंगे और एक दूसरे के बीच वाले सारे संवाद हमारे अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो लोगों को मजबूर होना होगा कि समन संघ ने जैसे 14 अगस्त को करीब 100 संगठनों को बुलाया है। 100 संगठनों ने अभी तक हामी भरी है कि हम लोग आ जाएंगे। उस संगति में अगर ये 100 में से 50 भी संगठन अगर सोचते हैं कि समन संघ जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है, वो ये तो नहीं कह रहा है कि आपका संगठन आप छोड़ दो या उसको डीरजिस्ट करो, हमारी इसमें बीच में शामिल कर दो, नो। आप सभी लोग अगर इकट्ठा हो जाते हो, 4.5 लाख संगठन कम से कम, तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं आओगे तो हम लोग ऐसे ही पुकारते जाएंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए फिर बुद्ध ने कहा कि अगर कोई आपने मन की सच्ची बात है उसको लोगों के बीच में अगर ले जाना है तो आपको शांति से खंती परम तपो तपो तितिक्षा। बुद्ध कहते हैं कि शांतता से अगर आप आपकी बात लोगों के बीच में बार बार अगर डालते जाओगे तो कल्चरल चेंज आ सकता है। और बाबा साहब ने इसलिए कहा है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। लोगों को प्रेरित करो और प्रेरित बार बार करो तो प्रेरणा आदत में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि 2 साल पहले हम लोग भी एक दूसरे के साथ झगड़ते थे, किसी ने कुछ बात कही तो हमको लगता था कि ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन आज उसकी बात भी हम बहुत ही शांत तरीके से सुनते हैं। आप देखा होगा कि एंकर बार बार बोलते कोई कुछ तो करो, एक एक मिनट तक शांति रहती है हमारे बीच में जब हम दूसरे की बात सुनते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग सॉलिडेरिटी के लिए, एकता के लिए और शांति के लिए तैयार हो गए हैं, तत्पर हो रहे हैं। और समन संघ में जो भी साथी आएगा 6-7 महीने 1 साल तक जो भी जुड़कर रहेगा वो बहुत ही शांत बैठा रहेगा। नहीं तो जो शुरू शुरू में आता है उसको लगता है कि अरे इसने ये बात की, कब मैं हैंड रेस करूं और मेरी बात बताओ। लेकिन जब हम 1 साल 2 साल तक के मैच्योर हो जाएंगे यहाँ पर हर एक को वैल्यू दी जाती है, हर एक को रिस्पेक्ट दिया जाता है, जिसने हैंड रेस किया उसको बोलने का मौका भी दिया जाता है, मेरा भी नंबर आएगा कभी। ये विश्वास जब पैदा होता है तो शांत बैठा है, उसको बोलने की कोई गड़बड़ नहीं होती है, जल्दबाजी नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि ये छोटी छोटी बातें हैं समन संघ की। अगर ये संगठन वाले अगर सोचेंगे तो समन संघ जो पुकार कर रहा है कि भाई इकट्ठा आ जाओ, अगर नहीं आएंगे तो वेस्ट वाला तूफान ईस्ट वाले साइड में गया है, वो कब नॉर्थ में आएगा और कब चपेट में लेगा सारे देश को, ये बताते नहीं आएगा। आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा क्योंकि इकोनॉमिकली आपको डिस्टर्ब किया जाएगा और कल्चरली आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, क्योंकि हिंसा में जाति जातियों के बीच में लड़ाया जाएगा। और पॉलिटिकली आप डिस्टर्ब हो गए क्योंकि आप सोशली और कल्चरली अगर इकट्ठा नहीं रहते। तो बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक
दृष्टि से अगर आप इकट्ठा नहीं होगे तो पॉलिटिकली आप इकट्ठा हो ही नहीं सकते। ये हमने पिछले 70 साल से देखा, हमारा अनुभव है। हम लोग जुड़ते और टूट जाते। तो क्यों जुड़ते और क्यों टूटते, ये बात को अगर हम समझेंगे तो छोटी छोटी बातों से हम लोग बहुत बड़े बन जाएंगे। और हमारा सोचने का तरीका इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग किसी बुरे इंसान को भी, जैसे कि बुद्ध ने अंगुलीमाल को भी गए, अंगुलीमाल तो उनकी हत्या करने के लिए आया था, लेकिन उसको शांति से, मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, उपेक्षा से पढ़ाया। और क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उसके बीच में भी बुद्धत्व का बीज है, वो अरहत बन गया। और जब अरहत बन गया तो आंखों में पानी पानी आया, उसके आंसू आ गए, रोता आया और कहने लगा कि भगवान, तुम्हारी वजह से मुझे इंसानियत का जीवन जीने का मौका मिला, वरना मैं 1000 लोगों को अगर मार देता, आपको, आपकी हत्या अगर मेरे हाथ से हो जाती, तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप मैं करता। भगवंत, आपने मुझे जिंदगी दी, मैं अरहत हो गया हूँ, मैं आगे की पीछे की सब तरह की बात अब जानता हूँ। ऐसे अंगुलीमाल को भी परिवर्तन करने की ताकत समन संघ की विचारधारा में है। आप तो अपने दोस्तों को जुड़ना है जो कि आपसे बात से सहमत नहीं होता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आज आपसे असहमत होगा वो, लेकिन आप जुड़े रहो, बने रहो, एक ना एक दिन आ जाएगा, 1-2 साल के बाद वो समझेगा कि ये 2 साल पहले मेरे से ये समन संगी बात करता था तो जल्दी रिएक्ट होता था, जल्दी गुस्से में आ जाता था, अब इसको क्या हो गया, मैं इतना गुस्से में आता हूँ फिर भी ये शांत रहता है और शांति से बोलता है कि भाई आजा, एक दिन के लिए मीटिंग में तो आजा, कम से कम 7 दिन, एक हफ्ते के लिए तो जुड़ जा, देख ले यही बस्सी को, ओपन आई को, आप देख ले, परख ले, समझ ले, अगर ठीक लगे तो ले ले, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये बदलाव हमारे बीच का बॉडी और माइंड का जब दिखाई देगा तो लोग आएंगे। इसीलिए हमको जुड़ने और जोड़ने का काम करना पड़ेगा। जितने जल्दी हम जुड़ेंगे उतने जल्दी परिणाम आता है। अभी यहाँ पर 277 साथी है हमारे, अभी 268 बचे। तो इतने लोगों ने भी गंभीरता से ये बात अगर ली, तो समन संघ चीज क्या है। कितना भी बड़ा आक्रमण आपके ऊपर होने दो, आप इकट्ठा रहोगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप पर सामने से वार करे। वो पीछे से तो वार करता रहेगा, उसका धर्म ही वही है, उसका कल्चर वही सिखाता है। हमें हमारा काम करना है। न परेश विलोमानी न परेश कथा कथन, अतनो अवैखेय कथानीय कथान। दूसरा क्या करता क्या नहीं करता इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम समझ संधि क्या करें और क्या नहीं करें। अगर मेरी कोई गलती हो गई हो, मैंने किसी से बुरी बात की हो, तो मीटिंग से हटकर मैं इंडिविजुअली उसको फोन कर लूं और बताओ कि भैया, बहन जी, मैंने आपके बारे में कुछ कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा, मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। हम मीटिंगों में तो करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये क्या भाई, हर वक्त हर एक को बताना पड़ता है कि मुझे माफ करे, मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। वो नए वाले को अटपटा सा लगता होगा, लेकिन जो परिपक्व समझ संगी है उसको कोई परहेज नहीं रहेगा। वो तो बोलेगा फोन लगाकर कि आपको मैंने बुरी बात की, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती होगी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ शांति से, मैत्री से, करुणा से क्या कुछ बदलाव आता है। एक डाकू को भी इंसान बनाया जा सकता है, अरहत बन सकता है। हम तो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये बात अगर हम दिन ब दिन करते जाएंगे तो समन संगी हमारे जो पुरखे तथागत बुद्ध से पहले से लोग, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर है, पेरियार है, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, रामास्वामी नायकर है, छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, और सारे समन संगी पुरखे जो हमारे, इनकी सोच यही एक सोच है। उन्होंने अपनी जिंदगियां बिता दी इसके लिए। हमें जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं, बस इकट्ठा आने की जरूरत है। 120 करोड़ है संख्या में हम लोग। 120 करोड़ में से 10 करोड़ भी इकट्ठा आएंगे ना, तो क्या कुछ नहीं कर सकते हम। कम से कम 131 लोगों को तो बदला सकते हैं हम लोग, जो कि SC ST से। और 131 अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे पाले में आ जाते हैं, 5-10 साल में हमारे प्रेशर में आ जाते हैं, तो 131 वोट किसी के भी पाले में पड़ेंगे ना, तो सत्ता से हट भी जाता है और सत्ता में आ भी जाता है। तो सत्ता की चाबी ऐसे आती है। ये चाबी बाबा साहब ने कही थी कि आपकी जो पॉलिटिकल पावर की चाबी आपके हाथ में है, लेकिन वो फिलोसॉफिकली सोचना है। डायरेक्ट जाके इलेक्शन में खड़े होके कुछ ही नहीं होने वाला, क्योंकि हम हमारे ही 5-10 उम्मीदवार खड़े करते हैं और सब गिर जाते हैं, या फिर कुछ बेच दिए जाते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि उनको पता था कि मैं बिकने वाला नहीं हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे डरते डरते हैं। आज कितने लोग हैं हमारे पॉलिटिकल भाई, हमारे ही भाई है,
आज नहीं कल आ जाएंगे हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे उनको भी, हम उनको बुरा नहीं कहेंगे। ठीक है, आज समझ नहीं पाए कल समझेंगे, पर एकता का, सॉलिडेरिटी का और शांति का और इकट्ठा आने का महत्व उनको जब पता चल जाएगा, तब समन संघ की बात प्रेशराइज ग्रुप होगी और सारा कुछ बदलाव शुरू होगा। ये रेवोल्यूशन होनी है, क्योंकि बोधिसत्व जैसा इंसान हमारे साथ में बाबा साहब है। बाबा साहब कहते हैं कि आई बिलीव दैट माई people will do anything, will sacrifice anything for the sake of my thoughts। मेरे विचारों के लिए मेरे लोग, मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, बशर्ते कि वो समझ जाए मेरी बात को। तो बाबा साहब की बात है, ज्योतिराव फूले की, पुराने सारे संबंध संघियों की भी वो विचारधारा, इसको हमको समझना है और समझकर हमारे दिल दिमाग में उतारना है। दिल दिमाग में बात उतर गई, मैं अगर दुरुस्त हो गया तो दूसरा वाला मुझे देखकर ही दुरुस्त होता है, क्योंकि माइंड और बॉडी से जो रिएक्शन दिखता है वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कौन कितना सही और गलत है। तो ये बात हमको करनी है। साथियों, मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो, मैंने जो थेरीज बताई, एनालिसिस जो किया, उसमें कुछ अगर कम ज्यादा हो गया हो तो संघ मुझे माफ करे। संघे यो खलितो दोषो, संघो खमतु तम ममंग। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि।